आज जानकारी छंद के बारे में रखना है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे छंद में। तो छंद का जो अर्थ होता है वह बंधन है। छंद का अर्थ क्या है? बंधन है। जिस रचना में मात्रा का, वर्ण का, गति का, विराम का और तुक आदि के नियमों का विचार रख कर शब्द योजना की जाती है, उसी को छंद कहते हैं। छंद का अर्थ का मतलब बंधन। बंधन कैसे होता है? जब एक दूसरा रिश्ता जुड़ता है तो वही बंधन होता है। इसी प्रकार जब हम छंद को जानकारी रखेंगे, इसमें भी आपको जानकारी रखना पड़ेगा मात्रा का, वर्ण का, गति का, विराम का, यति का और तुक का। ये सब जानकारी जब रख लेंगे तो आप छंद ज्ञात करने में आसानी हो जाएगा। तो छंद किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। छंद ज्ञान के लिए निम्नलिखित आपको शब्दों को ज्ञान होना आवश्यक है। यदि ये सब जानकारी ज्ञान नहीं रहेगा तो आप लोग को छंद की जानकारी नहीं हो पाएगा। तो छंद ज्ञान के लिए निम्नलिखित शब्दों को ज्ञान आवश्यक है। वह शब्द कौन कौन से हैं? याद रखिए, पहला वर्ण। वर्ण को जानकारी रखना पड़ेगा। मात्रा, गति या लय, यति या विराम, तुक, चरण, ये सब जानकारी आपको रखना पड़ेगा, तभी जाकर के छंद हमें ज्ञात हो जाएगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अब वर्ण। अब वर्ण क्या है और वर्ण को दूसरा नाम क्या होता है? तो वर्ण का दूसरा नाम याद रखिएगा अक्षर। तो अब लिखेंगे आपका वे चिन्ह जो मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए जाते हैं, उसी को वर्ण कहलाते हैं। तो वे चिन्ह जो होते हैं, जो मुख से निकलने वाले जो ध्वनि होते हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं, आवाज़ निकल रहा है, वह ध्वनि को क्या करता है? सूचित करने के लिए निश्चित किए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, वर्ण जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला लघु होता है, दूसरा गुरु होता है। अब लघु क्या है और गुरु क्या है? तो अब हम लोग पढ़ेंगे लघु। लघु क्या होता है? लघु क्या है? तो देखिए अ, ई, उ और ऋषि और अर्धचंद्र बिंदु। याद करिए, अर्धचंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। इसे एक जो देख रहे हैं, एक चिन्ह से प्रकट किया जाता है। लघु को किसको कहते हैं? अ है, ई है, उ है, ऋषि है, अर्धचंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। इसे आपको वन जो चिन्ह देख रहे हैं, चिन्ह से प्रकट किया जाता है। इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, लघु क्या है और गुरु क्या है। बहुत बच्चे लघु गुरु नहीं समझ पाते हैं, इसलिए अपने कॉपी में जरूर नोट करिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे गुरु। तो गुरु कौन कौन होते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अह को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। ये बड़ी मात्रा हो गया और इसे आपको देख रहे हैं, इसे आपका डंबल आकार का जो यश जैसे बना है, उसे दो, उसको दो बोला जाता है। इसमें दो मात्रा गिना जाता है, इसे चिन्ह से प्रकट किया जाता है। लघु वाले को एक से और आपको गुरु वाले को ऐसे यश से, आपका डिंपल जो ऐसे जो बनेगा यश के आकार का जो बना रहता है, वह समझिए आपका गुरु है। और एक जैसे चीना खांचा रहता है, उसको समझिएगा आपका लघु है। लघु का मतलब छोटी मात्रा और गुरु का मतलब बड़ी मात्रा, ऐसे समझ लीजिए। जिसमें बड़ी मात्रा रहता है उसमें मात्रा दो गिनते हैं, जिसमें छोटी मात्रा होता है उसमें एक गिनते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया होगा गुरु और लघु क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे मात्रा। अब मात्रा को ध्यान से समझेंगे। मात्रा क्या है? तो लिखेंगे आपका किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जो हम वर्ण को हम उच्चारण करते हैं, जो समय लगता है उसी को मात्रा कहते हैं। लघु में एक, अभी इसके ऊपर बताया है, लघु में एक मात्रा और गुरु में दो मात्राएं मानी जाती हैं। लघु में कितनी मात्राएं? तो लघु में एक मात्राएं और गुरु में दो मात्राएं मानी जाती हैं। तो मात्रा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे गति या लय। गति क्या है और लय क्या है? तो एक लय के साथ है, आपको कोई भी आपका पंप जो होता है, कविता होता है, एक लय से गाया जाता है। उसमें एक लय होना चाहिए, एक गति होना चाहिए कि कैसे किस लय में इसको गाना है। तो अब लिखा जाएगा गत
कविता के प्रवाह को गति या लय कहते हैं। जो कविता पढ़ा जाता है उसमें एक लय से बोला जाता है, जिससे बच्चे जो भी आदमी सुने तो लगे हाँ कोई कविता चल रहा है। तो कविता के प्रवाह के को क्या कहते हैं? गति या लय कहते हैं। छंदों को पढ़ते समय एक प्रवाह की अनुभूति होती है। जो भी चीज पढ़ा जाता है एक लय के साथ अगर पढ़ते हैं, उसी लय को क्या कहते हैं? हिंदी में गति या लय कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। कविता के प्रवाह के गति कहते हैं। कविता के प्रवाह को क्या कहते हैं? गति या लय कहते हैं। जो कविता पढ़ा जाता है उसका एक प्रवाह होता है। तेजी से पढ़ते हैं, कोई धीमा पढ़ते हैं, तो एक प्रवाह होना चाहिए। उसी प्रवाह को गति या लय कहते हैं। अब अगला हम पढ़ेंगे यति या विराम। अब यति या विराम क्या है? अब क्या है? हिंदी छंद को पढ़ते समय बीच में जहाँ कहीं रुक कर विश्राम किया जाता है उसी को यति कहते हैं। जैसे कोई शब्द पढ़ते हैं तो बीच में रुक जाते हैं और रुक कर विश्राम करते हैं, तो वही उसे क्या कहते हैं? यति कहते हैं, विराम कहते हैं। चरण के बीच में जहाँ थोड़ी रुका जाता है, ये आपको चिन्ह याद रखिएगा। अगर हम चरण पढ़ते हैं, चरण जैसे चरण में आपका 4 चरण होते हैं, तो उसमें आपका कहीं रुकना रहता है तो इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। चिन्ह से आपको प्रदर्शित किया जाता है। आगे हम लोग नोट करेंगे, जहां में लिखेंगे अंत में जहां कुछ अधिक देर रुका जाता है वहां खड़ी पाइप चिन्ह लगाया जाता है। खड़ी पाइप का चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? तो याद रखिए, जहां अंत में जहां कुछ अधिक देर रुका जाता है वहां पर खड़ी पाइप चिन्ह लगाया जाता है। समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे तुक। तुक क्या होता है? तो छंदों के चरण के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। जो छंदों के चरण के अंत में समान वर्ण आ जाते हैं, जो लास्ट में भी आपका वही वर्ण रहेगा और अंत में भी आपका वही वर्ण रहेगा, अंत में समान वर्णों की क्या हो जाए? पुनरावृत्ति आपका हो जाता है। चरणों के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा तुक किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चरण। चरण क्या होता है? प्रत्येक छंद में प्रायः 4 भाग होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? चरण या पद कहते हैं। चरण के अंत में लिखेंगे अल्प विराम द्वारा आपका अलग कर दिया जाता है। प्रत्येक छंद में प्रायः 4 भाग होते हैं, जिन्हें चरण या पद कहते हैं। चरणों के अंत अल्प विराम द्वारा अलग कर दिया जाता है। तो चरण भी समझ में आ गया होगा कि चरण में कितने भाग होते हैं। तो चरण में 4 भाग होते हैं। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट। अब IMP आ गया कि चरणों के आधार पर छंदों के भेद। जो चरण के आधार पर कितने छंद के भेद होते हैं, तो चरणों के आधार पे छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है सम छंद होता है, दूसरा जो होता है अर्ध सम छंद होता है, तीसरा जो होता है विषम छंद होता है। तो चरणों के आधार पे छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो चरणों के आधार पर छंद जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। सम छंद होते हैं, एक अर्ध सम छंद होते हैं, और तीसरा जो होते हैं विषम छंद होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सम छंद किसे कहते हैं। सम मीन्स बराबर। अब सम छंद, अब इतना आसान इसका परिभाषा है, जिन छंदों के चारों चरणों की मात्रा समान होती हैं, जिन छंदों के आपको याद रखें, जिन छंदों के चारों चरणों की मात्रा जो होंगी क्या होंगी? समान होती हैं, उसी को सम छंद कहते हैं। बहुत आसान है। जिनकी चारों चरण की जो मात्रा अगर है समान हो जाए उसी को क्या कहते हैं? सम छंद कहते हैं। जैसे चौपाई होता है और रोला होता है। चौपाई और रोला जो है सम छंद में आते हैं, क्योंकि उनके चारों चरण में मात्राएं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो समझ में आ गया होगा सम छंद किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्ध सम। आपका याद रखेंगे अर्ध सम आपका छंद किसे कहते हैं। तो अर्ध सम छंद किसे कहते हैं? बहुत आसान है। जिन छंदों में पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों की मात्रा की संख्या समान होता है उन्हें अर्ध सम कहते हैं। किसमें किसमें आपका बराबर रहेगा? अर्ध माने आधा। पहले और तीसरे में और दूसरे और चौथे में मात्रा अगर समान होता है उन्हीं को अर्ध सम कहते हैं।
जैसे मान लीजिए पहले और तीसरे में अगर 13-13 आ गया तो बराबर है, और दूसरे और चौथे में अगर 11-11 मात्रा आ गया तो ये भी बराबर है। तो दोनों को क्या माना जाएगा? अर्ध सम माना जाता है छंद। जैसे कौन है? दोहा है और कौन है? सोरठा है। यह अर्ध सम छंद आते हैं। अर्ध सम छंद के उदाहरण कौन है? तो दोहा है और सोरठा है। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है अर्ध सम छंद। आप अब अगला जो है विषम छंद। विषम छंद किसे कहते हैं? जिन छंदों के चरणों की मात्रा समान नहीं होता है उसे विषम छंद कहते हैं। जिन चरणों के मैं आपको जिन छंदों के चरण की जो मात्राएं होती हैं वह समान नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, उसी को विषम छंद कहते हैं। जैसे कुंडलियां हैं, कुंडलियां के आपको चरण की जो मात्रा होती हैं वह समान नहीं होती हैं, इसलिए से किस में रखा गया है? विषम छंद में रखा गया है। तो समझ में आ गया होगा कि विषम छंद किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मात्राओं का गिनना, मात्रा कैसे गिनते हैं, मात्रा को कैसे